बायोलॉजी को हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जो जनक हैं, ये जनक कौन है? अरस्तु। इनके बारे में तो आप जानते हैं, अरस्तु है, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी जो वर्ड है, बायोलॉजी जो शब्द है, ये देने वाले कौन थे? तो ये थे आपके लेमार्क एंड लेवोशियर। लेमार्क एंड लेवोशियर नाम के दो विद्वान थे, इन्होंने दिया था शब्द। तो बायोलॉजी के जनक अगर पूछे तो अरस्तु, बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो लेमार्क और लेवोशियर ने दिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी के अंदर स्टडी किस चीज़ की होती है। बायोलॉजी के अंदर जो है स्टडी किस चीज़ की होती है? तो बायोलॉजी में स्टडी होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की। मतलब कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो स्टडी कहाँ होती है? तो यहाँ बायोलॉजी में होती है। मतलब जीव जंतुओं का जो अध्ययन है वो कहाँ होता है? आपका जीव जंतुओं का, पादपों का जो अध्ययन है वो कहाँ होता है? का बायोलॉजी में होता है। स्टार्टिंग में ऐसा माना जाता था कि बायोलॉजी की सिर्फ एक ही शाखा है, ठीक है। बायोलॉजी कितनी शाखा है? एक ही शाखा है। लेकिन जैसे जैसे खोज होती गई वैसे वैसे पता चलता है कि बायोलॉजी के अंदर दो शाखाएं निकलती हैं। एक शाखा जिसके अंदर सिर्फ पेड़ पौधों का अध्ययन होता है और एक शाखा जिसमें सिर्फ जीव जंतु का अध्ययन होता है। तो अब लिखिए मेरे साथ में कि बायोलॉजी की कितनी शाखाएं? दो शाखाएं, ठीक है। बायोलॉजी कितनी शाखाएं? दो। एक को बोलते हैं बॉटनी, बॉटनी हिंदी में बोले तो पादप विज्ञान, पादप विज्ञान। और एक को बोला जाता है आपका जंतु विज्ञान, इंग्लिश में बोले जूलॉजी, जूलॉजी हिंदी में बोले तो जंतु विज्ञान। देखिए जंतु विज्ञान, पादप नाम ही से स्पष्ट है, पादप यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन, पेड़ पौधों की स्टडी या पेड़ पौधों का अध्ययन। और इसमें किस चीज़ की स्टडी होती है? इसमें स्टडी होती है एनिमल्स की। एनिमल्स की जो स्टडी है वो किसके अंदर होती है? वो आपके जूलॉजी में। तो बॉटनी में किसकी स्टडी? पादपों की, प्लांट्स की स्टडी। और जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी। देखिए बॉटनी के जो जनक हैं, फादर ऑफ बॉटनी, ये कौन है? ये आपके अरस्तु साहब हैं। कौन है? अरस्तु साहब। और जियोलॉजी के जो जनक हैं ये कौन है? तो इनका नाम है आपका थियोफ्रिस्ट। कौन था? थियोफ्रिटस, थियोफ्रिट्स नाम, ठीक है। क्या नाम था? थियोफ्रिट्स। तो बॉटनी के जनक अरस्तु एंड जूलॉजी के जनक थियोफ्रिस्ट, ठीक। जैसे आपने बहुत सारी ईंटें ली और इस ईंट से बना दी दीवार, ठीक है। ठीक है, आपने दीवारें बना दी और इस दीवारी से बन गया रूम, एक कमरा बन गया। क्या बन गया? कमरा। तो इस दीवारों से क्या बन गया? कमरा। और इन कमरों को जब आप तैयार करोगे तो बहुत सारे कमरे बनाने के बाद में, ऐसे बहुत सारे बनाने, एक बनता है घर। क्या बनता है? घर। यानी कि ईंट से लेकर के घर बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें ईंट को आप दीवारों पे लगाओगे, दीवार से कमरे बनेंगे, कमरे से घर का निर्माण होता है। सेम हमारा शरीर होता है, हमारी बॉडी है। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें बहुत सारे सेल जुड़ते हैं जिससे ऊतकों का निर्माण होता है, ठीक है। सेल बहुत सारे जुड़ेंगे यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं जो है वो जुड़ती हैं और उन कोशिकाओं से मिलकर बनता है ऊतक। ऊतकों को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। हम आगे आपको ब्लड पढ़ाऊंगा तो ब्लड के अंदर ये आपको समझाऊंगा कि ब्लड जो होता है वो एक सोजी, ठीक है। ब्लड एक ऊतक है, ठीक है। ब्लड क्या है? भी एक ऊतक है। हमारी जो हड्डियां, हमारी बोन्स हैं वो भी क्या है? ऊतक ही है। तो कोशिका से ऊतक बनते हैं। ऊतक जब बहुत सारे ऊतक जब आपस में जुड़ते हैं तो अंगों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण होता है? अंगों का निर्माण होता है, पार्ट्स का निर्माण होता है।
और बहुत सारे पार्ट्स जुड़ करके कंप्लीटली हमें लास्टली क्या मिलता है, हमारा शरीर मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। तो कोशिकाओं से मिलते हैं तो उत्तक बनता है, उत्तकों से मिलकर अंग बनते हैं, अंगों से क्या बनता है, शरीर बनता है। ये आपको याद रखना है। सेम चीज़ जैसे ईंट, सेम चीज़ है जैसे ईंटों से दीवारें बनती हैं, दीवारों से रूम और रूम से फाइल लेकर पूरा घर तैयार होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल के बारे में कि देखिए सेल क्या चीज़ होती है, क्यों पढ़ना है, ये तुम्हें मैं बता दिया। क्योंकि शरीर का निर्माण की स्टार्टिंग सेल से होती है और हमें अपना शरीर भी पढ़ना है, बॉडी पढ़नी है, और हर चीज़ जो है वो सेल से बनी है, कोशिकाओं से बनी है। ठीक है, तो हमें पहले स्टार्टिंग ही सेल से करनी। जो स्टडी होती है इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल की स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाती है, साइटोलॉजी। सेल का जो साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, वो होता है साइटो। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, साइंटिफिक नेम होता है साइटो। ठीक है, क्या होता है, साइटो। सेल की अगर बातचीत की जाए तो सेल की खोज किसने की। ठीक है, सेल के फाउंडर कौन है, खोज किसने की, तो सेल की खोज की थी आपके रॉबर्ट हुक, इसने की खोज। ठीक है, लेकिन इसने जो खोजी थी, कोशिका जो खोजी थी, इसने सबसे पहले जो कोशिका खोजी वो कोशिका मृत कोशिका थी, डेड सेल था, मृत कोशिका। ठीक है, कौन सी कोशिका, मृत कोशिका। हमारे जो नाखून होते हैं, ये वाले आगे वाले नाखून, ठीक है, ये आगे जो नाखून होते हैं इस टाइप आगे वाले, ये नाखून मृत कोशिकाएं हैं। ठीक है, इसलिए आप देखोगे तो जब हम नाखून काटते हैं तो इससे हमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि ये क्या, मर चुके हैं, मृत कोशिकाएं हैं। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, तो भी रॉबर्ट हुक आएगा। मृत कोशिका की खोज किसने की, तो भी रॉबर्ट हुक आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, लिविंग सेल की खोज किसने की, तो लिविंग से याद रखिएगा लीवनहॉक खोज। ठीक है, लीवनहॉक कौन सी कोश ने खोजी, जीवित कोशिका। जीवित कोशिका किसने, तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक, लीवनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, लिविंग सेल की खोज की थी। ठीक है, तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, पहली बार भी खोजा तो रॉबर्ट हुक ने खोजा। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने की। स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो साइटो होता है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड की हम बात करूँ, पूरे विश्व की बात करूँ, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका किसकी, सबसे छोटी किसकी, और मानव में सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका, अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे साथ में ओवरऑल, यानी कि सबसे बड़ी, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका होती है जो शुतुरमुर्ग होता है। हमने शुतुरमुर्ग देखा होगा। ठीक है, शुतुरमुर्ग ये अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, वो ओवरऑल यानी कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे कोशिका सबसे बड़ी। और अगर ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका की बात करूँ, ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो वो होता है माइक्रोप्लाज्मा। इतना छोटा होता है कि आंखों से नहीं दिखता। ठीक है, आंखों से ये नहीं दिखेगा, इसके लिए लेंस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो लेंस आता है ना, जो डॉक्टर्स के पास होता है, वैज्ञानिक के पास होता है, वो लेंस लगाने पड़ते हैं तब जाके दिखता है। माइक्रोप्लाज्मा इतना छोटा होता है। कोशिका तो वैसी बहुत छोटी होती है, लेकिन माइक्रोप्लाज्मा कोशिका तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की, और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की। अब हम अपनी बात करते हैं।
यानी कि हम अपने शरीर की बात करते हैं, मानव की बात करते हैं कि मानव में सबसे बड़ी किसकी और सबसे छोटी किसकी। देखिए मानव में सबसे देखिए मानव में अगर मैं बात करूं, मानव में अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम की कोशिका। किसकी? ओवम, अंडाणु की कोशिका। अंडाणु की कोशिका यानी कि ओवम की कोशिका जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका है। वुमेन्स में होती है ये, किस में होती है? वुमेन्स में। तो वुमेन्स में, फीमेल में जो ओवम है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। और एक आपकी मानव में सबसे छोटी, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी? तो आपके स्पर्म की होती है। किसकी होती है? स्पर्म की होती है। स्पर्म की होती है, शुक्राणु की होती है। मानव के मेल के अंदर जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, उसकी कोशिका ओवरऑल में मानव के अंदर बहुत छोटी होती है। और सबसे बड़ी कोशिका ओवम की जो फीमेल्स में होते हैं। अगर आपसे देखिए, एक तो होता है बड़ी, एक होता है बड़ी, एक होता है लंबी। ठीक है, तो एक बड़ी और एक लंबी। फॉर एग्जांपल जैसे चित्तौड़गढ़ का किला है, वो बड़ा है। चित्तौड़गढ़ किला क्या है? बड़ा है। लेकिन अगर कुंभलगढ़ का किला पूछा जाए, कुतुब मीनार, या कुतुब मीनार की मैं बात कर लूँ, कुतुब मीनार की अगर बात की जाए, आईफिल टावर की बात की जाए, तो वो लंबे हैं। ये आपको याद रखना है। तो एक तो होता है बड़ी और एक होता है लंबी। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका, ये कोशिका होती है आपके दिमाग के अंदर। ये कोशिका आपके दिमाग की कोशिका होती है, न्यूरॉन सेल या न्यूरॉन कोशिका जो होती है सबसे लंबी कोशिका होती है। दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र होती है, वो मानव के अंदर सबसे लंबी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी ओवम, सबसे छोटी स्पर्म, ये मानव के अंदर। और सबसे लंबी न्यूरॉन सेल। ओवरऑल सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी ओवरऑल तो माइक्रोप्लाज्मा। खोज किसने की? कोशिका की रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। और मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका एंटोनी वॉक लियो ने। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल की आगे कुछ चीज़ों के बारे में कि सेल जो होता है, इसमें देखिए एक जो होता है सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन या सबसे फास्टली कोशिका विभाजन किस में होता है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे फास्टली जो आपका लीवर है, मानव के अंदर आपका जो लीवर होता है, उस कोशिका सबसे तेज डेवलप होती है। तो ये भी आप लिख लो यहाँ पे। ठीक है, लिख लो सबसे तेज कोशिका विभाजन। तो सबसे तेज जो कोशिका विभाजन होता है वो किस में होता है? तो वो आपका लीवर में, यकृत में होता है। ठीक है, लीवर में होता है, यकृत में होता है। और सबसे धीमा किस में होता है? देखिए अगर मैं बात करूँ सबसे धीमे की, तब भी सेम ही आता है। अगर मैं बात करूँ कि जिसमें कोशिका का विभाजन होता ही नहीं है, सेल डिवीजन होता ही नहीं है, तो कोशिका विभाजन जिसमें नहीं होता, कोशिका विभाजन धीमा या नहीं होता, तो वो क्या है आपका? तो वो है आपका न्यूरॉन यानी कि माइंड, मस्तिष्क। ये याद रखना है। ठीक है, तो ये इतनी सब चीज़ें हैं जो आपको इंट्रोडक्शन है सेल का, वो आपको इतना याद रखना है। ठीक है, याद रख लेना है। तो सेल की जो स्टडी है वो साइटोलॉजी कहलाती है। साइंटिफिक नेम साइटो होता है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोज की और मृत कोशिका की खोज की थी। टोनी वन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। ओवरऑल सबसे बड़ी, विश्व के अंदर सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया। ओवरऑल सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है। मानव के अंदर मैं बात करूँ, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की होती है मेल के अंदर। और ओवरऑल मानव के अंदर जो सबसे बड़ी कोशिका ओवम फीमेल के अंदर। मानव के अंदर सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है जो दिमाग के अंदर तंत्रिका तंत्र, उसकी सबसे तेज सेल डिवीजन होता है, सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है आपके लीवर के अंदर। मानव के अंदर जो लीवर है, यकृत है, उसके अंदर। और सबसे धीमा या बिल्कुल ही सेल डिवीजन नहीं होता, तो वो आपका दिमाग है, न्यूरॉन। इसलिए आपको हेलमेट। अब हम बात करते हैं कोशिका के जो पार्ट्स हैं, कोशिका के जो भाग हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक कोशिका। क्या बनाएंगे हम लोग? कोशिका। देखिए इस टाइप से होती है एक कोशिका।
कोशिका की ऊपरी जो परत है इसको बोला जाता है कोशिका का सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या कहते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होता है झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली। देखिए ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली प्लांट्स में भी पाई जाती है और एनिमल्स में भी पाई जाती है। दोनों में ही ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लिख लीजिए एनिमल एंड प्लांट्स दोनों में पाई जाती है। ठीक है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की बनी होती है। ये किस में पाई जाती है? एनिमल और प्लांट्स में पाई जाती है। प्रोटीन की बनी होती है ये कोशिका झिल्ली। ठीक है। किसका काम करती है? सुरक्षा का काम करती है ये। ठीक। कोशिका क्या क्या काम करती है? ये सुरक्षा का काम करती है। बाह्य दीवार का एक तरह काम करती है। एक होता है आपका सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल। ये सेल वॉल समझिए। इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। देखिए समझिएगा, ध्यान किसमें होती है? ठीक है, ओनली ऑन या केवल किसमें? प्लांट्स में पाई जाएगी। प्लांट्स में पाई जाती है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है? तो सेल वॉल किसका बना होता है? लिख लो सेल्यूलोज का। क्या अगर आपसे पूछ ले कि कोशिका सेल वॉल या कोशिका भित्ति, ठीक है, किससे निर्मित होती है, किससे बनी होती है? तो वो सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। और सेल वॉल जो होते हैं किसका काम करता है? ठीक है, क्या काम करता है पेड़ पौधों में? ये प्लांट्स के अंदर जो है, ये प्लांट्स में सिक्योरिटी का काम, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा का काम कौन करता है? प्लांट्स में सेल वॉल करता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी सेल कोशिका। ये कोशिका की दीवार जो होगी, ठीक है, कोशिका जो झिल्ली है ये कोशिका की झिल्ली है। और कोशिका झिल्ली के अंदर जो पहला जो आपका भाग होता है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले समझो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने किया। ठीक है, इसी के अंदर श्वसन की क्रिया होती है। अगर आपसे पूछे कि श्वसन क्रिया कोशिका किस भाग में, तो श्वसन क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मेन काम समझो। मेन काम क्या है? कोशिका के अंदर जो ऊर्जा बनाने का जो काम होता है वो मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चक्र चलता है। ठीक है, एक चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र। ठीक है, क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र के जब चलता है तो ये क्रेब्स चक्र एटीपी का निर्माण करता है। एडेनोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है पूरा नेम होता है, तो एटीपी बनाता है। तो जो एटीपी बनते हैं तो पर 38 एटीपी यानी कि प्रत्येक 38 एटीपी जब मिलते हैं तो एक ग्लूकोज बनता है। और उस एक ग्लूकोज से ऊर्जा बनती है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज करती है। तो ये चीज़ लिख लो आप। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलता है? क्रेब्स चक्र। और इस क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप एटीपी बनते हैं। कितने? क्या बनते हैं? एटीपी। और जब पर 38 एटीपी मिलते हैं यानी कि 38 एटीपी जब बनते हैं तो एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। और जब एक ग्लूकोज टूटता है तो 4.2 किलो कैलोरी हमें एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करेगा कितनी? एनर्जी रिलीज करता है। कितनी एनर्जी रिलीज करता है? एनर्जी कितनी उत्सर्जित करता है? तो 4.2 किलो कैलोरी। हालांकि कोई नहीं पूछेगा कितनी एनर्जी करता है, लेकिन 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। मतलब अब आपसे पूछेगा कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं?
कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखना कि ठीक है, दो चीज़ें याद रखना कि कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति गृह। और श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और एक आपसे पूछे कि एनर्जी का निर्माण आपसे कहे, देखो ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? तो क्रेब्स चक्र के अंदर जो एटीपी बनते हैं, जो ए ग्लूकोज है उठता है और 4.2 एनर्जी जो रिलीज करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एनर्जी बनती है। ठीक है, ये तो होगी माइटोकॉन्ड्रिया की बात। इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवारें होती हैं, क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें जो होती हैं, इंटरनल जो, ठीक है, आंतरिक दीवारें जो हैं, इंटरनल वॉल्स जो है, इनको बोला जाता है क्रिस्टी। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। इसके अंदर क्रेब्स चक्कर चलता है और जिसके अंदर 38 एटीपी बनते हैं, और पर 38 एटीपी यानी कि प्रत्येक 38 एटीपी जब मिलते हैं तो एक ग्लूकोज बनता है, और वो एक ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, बॉडी। ठीक है, ये था पहला भाग माइटोकॉन्ड्रिया। अब दूसरा जो भाग है वो है गॉल्गी बॉडी। तो हेडिंग लिखिए गॉल्गी बॉडी, गॉल्गी बॉडी। गॉल्गी बॉडी में दो ही चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी। गॉल्गी बॉडी, गॉल्गी बॉडी खोज किसने की सबसे बड़ी? तो खोज की थी इसकी खोजकर्ता कैमिलो गॉल्गी, कैमिलो गॉल्गी। इन्हीं के नाम पे इसका नाम गॉल्गी बॉडी पड़ा है। और गॉल्गी बॉडी का काम क्या है मेनली? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाएगा, उस ऊर्जा को बाकी अंगों तक पहुंचाने का काम, यानी कि ऊर्जा परिवहन का काम कौन करता है? तो गॉल्गी बॉडी करता है। खोज किसने की? कैमिलो गॉल्गी ने की। और क्या काम करता है? ऊर्जा परिवहन का काम करता है, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कौन करता है? आपका गॉल्गी बॉडी। इसके बाद एक प्रश्न आता है वैक्यूल्स। क्या पार्ट है? वैक्यूल्स। हेडिंग डालिए वैक्यूल या रसगामी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रसगामी, वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स बोला जाता है। ये वैक्यूल्स का काम क्या है? वैक्यूल्स का काम क्या होता है? वैक्यूल्स का काम है जल संग्रहण का, वाटर हार्वेस्टिंग करना। ये काम किसका है? तो ये काम है वैक्यूल्स का। वैक्यूल जल संग्रहित करके रखता है। ठीक है, यानी कि आप जो पानी पीते हो वो कोशिका के इस भाग के अंदर उसका कुछ भाग जो है वो संग्रहित हो जाता है। ये जो जल रसधानी होती है, तो जल संग्रहण का काम कौन करता है? जल संग्रहण का कार्य ये आपकी रसधानी करते हैं। प्लांट्स के अंदर, यानी कि जो पेड़ पौधे उनके अंदर जो रसगानी होती है वो बड़ी होती है, जबकि एनिमल्स जो होते हैं यानी कि आपके जो पेड़ पौधे यानी कि जीव जंतु जो है, इनके अंदर जो वैक्यूल्स है वो छोटा होता है। ठीक है, वैक्यूल्स छोटा। तो रसदानी प्लांट्स में तो बड़ी होगी, जानवरों में छोटी होगी, जल संग्रहण का कार्य करता है। अब सुनो मेन बात ये है कि इसके अंदर अगर 1% जल की कमी हो जाए, 1% क्या हो जाए? जल की कमी हो जाए तो प्यास लग जाती है। क्या लगता है? प्यास लगती है। और अगर 10% पानी की कमी हो जाए तो आपकी मृत्यु तय है। ठीक है, 10% जल की कमी हो जाए तो मृत्यु, और 1% की कमी हो जाए तो प्यास। ठीक है, तो ये रसदानी के बारे में बातचीत है, ये आप याद रख लेनी है। ठीक है, बाकी काफ़ी टाइम हो जाएगा, काफ़ी लंबी हो जाएगी क्लास,
सेल जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम समझे, कल हम सेल को मैं लगभग ख़त्म कर दूंगा और परसों हम सेल का पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ तक आज इतने ही पार्ट्स पढ़ाएंगे हम लोग। तो सेल वॉल, सेल झिल्ली जो है आपकी, कोशिका झिल्ली, कोशिका जो भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, रसदानी, गल्जी बॉडी, इसको अब याद रखिएगा और समझ नहीं है तो वापस देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।